हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर 7। देखो, अभी तक हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ये सारे एमसीक्यू ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, है ना। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 का फ़ेज़ 1। दैट मीन्स हमने फ़ेज़ 3 भी कर लिया है एंड फ़ेज़ 2 भी कर लिया है। ठीक है, अब हम करने क्या वाले हैं, इसका जो पेपर है फ़ेज़ 1 का, है ना। यहाँ पे हम MPPSC FSO के पेपर फर्स्ट के बारे में जो सिलेबस है उसका, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। और ये MCQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, ओके। अब हम ये देख लेंगे, 72 पेज पे है। ओके, ये आ गया। ठीक है, ये जनरल स्टडी मतलब पहला पेपर जो आएगा, आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके। और इसमें 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स में मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे आपके, है ना। तो 150 का हो जाएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। देखो, मैंने जब अपने टेलीग्राम पे इन PDF को भेजा था तो मैंने उसमें सबसे पहले ये चीज़ नोट करके डाली थी कि आपको योजनाओं में देखना क्या है। पहला पॉइंट है जो आपको उनमें देखना है, पहला है कि आपको उसकी एज देखनी है। दूसरा है, आप उसको देखो कि विभाग, किस विभाग द्वारा ये योजना चलाई जा रही है ना। और फिर उसमें देखो कि डेट क्या है उसकी एक्चुअल में, कि कब ये लागू हुआ था, 2022 है या 2018, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर यदि उसके अंतर्गत ST SC OBC को शामिल किया तो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन यदि मान लो कोई योजना है जैसे भीमराव अम्बेडकर, है ना, और जैसे 10 तो कुछ जो योजना है वो केवल ST के लिए है और कुछ जो है केवल SC के लिए, वो हमें अच्छे से देखनी है। यदि किसी में पैसों को तवज्जो दिया जा रहा है जैसे किसी में 10 लाख दिया जा रहा है, कितना मतलब 1,000 से, नहीं 10,000 से सिर्फ 1 लाख तक दिए जा रहा है, ये भीमराव अम्बेडकर वाली योजना है। मान लो ये जो टंटिया भील है, ठीक है, वो ST के लिए है। वो क्या है, उसमें क्या 10 लाख से 50 लाख तक का लोन भी दिया जा रहा है। तो ये जो है, हमें पैसे भी याद रखने हैं। पहली बात उसकी डेट याद रखना कि कब ये लागू किया गया था। दूसरा, उसमें एज, किन किन एज ग्रुप को लिया गया है। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना पहले 18 वर्ष थी, बट फिर 21 से 29 कर दिया शायद, है ना, या 63 कर दिया। आप अच्छे से देख लेना है इसको। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें जो हमारी एज है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 18 से 45 वर्ष के मध्य के जो लोग हैं उनको इस योजना के तहत पॉइंट आउट किया गया। ठीक है, अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखेंगे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप 1-2 लिस्ट पढ़ लेना उनकी कि कौन पहने बना। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक रहती हैं इसके लिए। तो 3 में हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2030 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ईशा खां को मिला है, ठीक है, निशानेबाजी के लिए। करेंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अभी 2025 और 26 को टारगेट करना है। ओके, फिर देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरीके से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला मेमोरी से पूछा जाएगा, फिर फुल फॉर्म से पूछा जाएगा, फिर बाइनरी से पूछा जाएगा। जैसे हमने कल के एग्ज़ाम ग्रामोदय वाले, उसमें बाइनरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखे। अब ये पूछे जाएंगे हैकिंग से रिलेटेड, मतलब मालवेयर कितने टाइप के होते हैं, रैंसमवेयर हो गया, है ना, और स्पैम हो गया, ये सब बहुत सारे प्रकार की, फिशिंग हो गया, इस तरीके के मालवेयर रहते हैं। अब इसमें है क्या कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है उसको गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया। देखो एज इट इज़ लिख लेना इसके लिए कि नेटवर्क ट्रैफिक, इसको गुप्त रूप से पकड़ने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए क्या यूज़ होता है, स्नूपिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यूज़ होता है, स्नूपिंग। अब इसी की जगह गलती से स्नूपिंग और स्पूपिंग आ जाए तो हम इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं। स्पूपिंग क्या कहलाता है कि जो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाता है और सामने वाले को ऐसा बोलता है कि आई एम लाइक वैलिड, मतलब कि वो अपनी वैलिडिटी दिखाता है कि देखो मैं वैलिड हूँ, मैं कोई फंसाने वाला इंसान नहीं हूँ। और हमें भी लगता है कि ये जो फाइल है या फिर ये जो डाटा है या ये डेट काइंड ऑफ पर्सन है, वो ऐसा नहीं लग रहा है फ्रॉडी। बट जब जैसे ही वो
हमसे ऐड हो जाता है तो हमारी गुप्त रूप से जो गुप्त चीज़ें हैं, हमारे पर्सनल डाटा हैं, पर्सनल फाइल हैं, उनको चुराता है। ठीक है, तो ये होता है स्पूफिंग। फिर ईव्स ड्रॉपिंग, देखो ये मम्मियों के प्रति जो, इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगी, ये मम्मियों पे लागू नहीं होती है ना, वरना पता चलो आप बोलोगे कि मम्मी ईव्स ड्रॉपिंग का केस बनेगा आप पे। नहीं, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है किसी व्यक्ति की बातचीत या फिर संचार को सुनता है, मतलब जो सामने वाला जिसकी मतलब परमिशन दे ही नहीं रहा, फिर भी आप उसकी सीक्रेट चीज़ें सुन रहे हो, सीक्रेट आप बात सुन रहे हो, संचार सुन रहे हो, वो कहलाता है ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, मम्मी आपका फ़ोन चेक कर सकती है, मम्मी आपकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकती हैं, उसमें आप इसको नहीं बोल सकते कि ईव्स ड्रॉपिंग है। ठीक है, स्नूपिंग हमने देख ही लिया क्या है। डिनाइल और सर्विस, इसका क्वेश्चन भी बन चुका है, हमने एमसीक्यू में पिछले वाले देखा था। इसमें क्या रहता है, ये जो है ओवरलोड करता है किसी भी फाइल को, है ना, तो वो खुलती ही नहीं, मतलब रियल कनेक्शन हो ही नहीं पाता, है ना। हम मेन जो सर्वर है, मेन या फिर फाइल है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, ये इतना ट्रैफिक जो है बीच में डाल देता है। ठीक है, तो ये डिनाइल ऑब्जर्विंग है, ईव्सड्रॉपिंग है और ये स्पूपिंग है। आई होप कि आपको ये चारों चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। आप ये लिख लेना, कहीं ना कहीं वापस से रिपीट हो सकती हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से ये भी कहा जाता है, तो क्या कहलाया जाता है, प्लास्टिक मनी। ठीक है, ये प्लास्टिक मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर डिजिटल मनी, ये तो फिर हमारा फ़ोन पे वगैरह जैसा हो गया, ये डिजिटल हो गया। ठीक है, प्लास्टिक करेंसी नोट, ये नोट की बात कर रहा है। फिर डिजिटल करेंसी नोट, ये डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन समझ लो इसको, बट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं हम। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, USSD, इसका फुल फॉर्म आगे से ही लिखा है, क्या लिखा है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डाटा, है ना। ओके, पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है, तो क्या दिया है, इंटरनेट डाटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला फ़ोन, है ना, ये याद रखना आप। फिर देखो, तोमर वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन थे, वीर सिंह तोमर। ग्वालियर में इनकी शाखाएं थी, तो तोमर वंश का संस्थापक कौन था, वीर सिंह तोमर। आपको इनकी सारी चीज़ें याद रखनी हैं, यदि आप पे हिस्ट्री ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो हम 1-2 वीडियो में ही उसके पार्ट वाइज करा के कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने अभी 5 से 6 जो हमने MCQ करा है उसमें ये ऑलरेडी पूछ चुका है, तो ये क्या है, विश्वनाथ सिंह, और अभी भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन 9 है, घेला और बीजड़ी त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, घेला बीजड़ी बकपंथी, ये गोंड द्वारा मनाया जाता है। गोंड एक्चुअल में है का, ये देखो रफली डायग्राम हम बनाएंगे हमारे मध्य प्रदेश का। ओह, कुछ ज़्यादा ही रफली हो गया। ओके, ये फाइनली बन चुका। देखो, ये जो नर्मदा नदी है, इसके दोनों ओर जो है गोंड गोंड जनजाति पाई जाती है हमारी। ठीक है, और यदि हम मेन की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में पाई जाती है। ओके, तो ये गोंड जनजाति है, इसमें ये त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, घेला बीदड़ी बकपंथी नवाखानी, ये सब त्यौहार जो हैं गोंड जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, और सिमिलर हमारे बैगा में भी मनाए जाते हैं। ठीक है, अब यदि आपको जनजाति समझ में ना आती हो, ना ही उसको याद करते बने, तो आप मेरे को बता देना, हम उसको 1-2 लेक्चर में उसको एक कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 10, सतपुड़ा के जंगल किसके लेखक हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। ये परीक्षा धाम में साफ साफ लिखे हैं, हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचनाएं। फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, और यही हो गया भवानी प्रसाद, और हमने बहुत सारी देखी भी ली हैं, आपको इनको याद रख के चलना है। पिछले दशक के मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं है, किस कारक का योगदान नहीं है, उसने क्या पूछा है, नहीं है। पहला, शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, अभी देख लेंगे। सिंचाई की बुनियादी ढांचे, अब सिंचाई होगी तो कृषि बहुत अच्छे से होगी, खेती के लिए बिजली उपलब्धता होगी तो वही है, कनेक्शन अच्छे होंगे तो सिंचाई होगी प्रॉपर। ग्रामीण सड़क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार होगा, तो हमें मतलब सही पहुंच, अन्य की सही पहुंच के लिए
हमारा गेहूँ बिक भी जाएगा। तो ये जो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार है ये किसी प्रकार का जो है कारण नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें लिखा है कौन कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। पहला और दूसरा पॉइंट, पहला तो ये पेशा बनाता है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ST SC हैं उनके जो वन हैं उनकी संरक्षणा करता है या संरक्षण करता है। सेम इसमें सारे जो अधिकार हैं वो किसको मिलते हैं, ग्राम सभाओं को। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि किसके लिए। और इसमें वन अधिकारों की मान्यता 2006 हमने पढ़ लिया है इसको ऑलरेडी, जब हमने ST SC निवारक अधिनियम 1989 पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था, है ना, ये 2006 है। ठीक है, अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे। ये थे काशी प्रसाद पांडे। ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा। आपको क्या करना है, सारे जो जितने भी अध्यक्ष हैं उनका एकदम रट्टा मान लेना है कि इसके बाद कौन थे, इसके बाद कौन थे, इसके बाद कौन थे, फिर कौन दो थे वो जो स्पीकर भी बने, उपाध्यक्ष भी बने, है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। मैंने तो क्या किया था, सारे के सारे क्वेश्चन रट लिए थे, मतलब इनकी जो पूरी लिस्ट है, पहले कौन थे, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, ये सारे रट लिए थे। और कौन कौन से थे जो उपाध्यक्ष भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे, ये सब भी आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, राष्ट्रीय E-गवर्नेंस जो योजना है NEGP, ये काफ़ी पूछी जाती है, मैंने इसको नोटिस किया है, ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सारांश वाला जो हमने देखा था, अभी देखो ये न्यू क्या है। इसमें किसके द्वारा तैयारी की जाती है, तो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। बहुत अच्छे से याद रखना, देखो कंफ्यूज हो सकते हैं। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी, हाँ MIT, फिर इसके बाद प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इसमें ये तीनों विभाग हैं जो कार्यरत हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है भारतीय की विशिष्ट पहचान, जो हमारा आधार कार्ड होता है, उसकी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यदि आप पे नहीं भी बनता है तो देखो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। HTTP सब में है, ठीक है, स्लैश भी सब में है। पहली बात तो UIDAI होता है, यूडाई मतलब कि ये आधार कार्ड वाली ही पोर्टल का मेन वो है नाम। तो UIAI ये कहीं से भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यूडाई होता है, UIDAI, ठीक है। government.in, यदि गवर्नमेंट की है संस्था तो गवर्नमेंट ही आएगी। फिर देखो, एक टेक्स्ट फाइल जो है जिसमें सूचनाओं का एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है। संग्रहित कौन करती है, अब ये लिखा है DNS, फिर प्लगइन, URL तो एक प्रकार का नंबर है जिसमें हम किसी वेबसाइट को देखते हैं, बट संग्रहित कौन करता है, कुकी। किसी एक शब्द को पकड़ो जिसमें बहुत ही दम हो और वो आपका सारा आंसर लेके आ जाए। कुकीज़ ऐसा जो शब्द है, मतलब कि हम जो डाटा देखते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि हमने उससे ब्राउज़र से हिस्ट्री डिलीट कर दी, बट ऐसा नहीं रहता, वो हर चीज़ कुकीज़ में सेव होता रहता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आप जैसे व्हाट्सएप पे हैं या फिर कहीं भी हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, आपने वो ऐड में जूते देखे, तो आप कहीं भी किसी भी कहीं और प्लेटफॉर्म में जाते तो वैसे ही सेम जूते आपको दिखाई देते हैं। तो ये कुकीज़ का ही काम है, ठीक है। देखो लेक्चर बड़ा बनता है क्योंकि मैं इसके साथ एक्सप्लेन भी करते जाती हूँ। देखो अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्यटन स्थल में बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बराह की प्रतिमा कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। जैसे हमारे विदिशा में हम पढ़ते हैं, है ना, भोजपुर ये नहीं, रायसेन में है, नेवड़ी भी नहीं, आशापुरी और रजवाड़ा ये नहीं। इसमें आंसर क्या है, आशापुरी। न्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। पृथुवर्धन जिसे गुर्जर प्रतिहार ने जीता था, किस वंश का शासक था, तो ये सैल वंश का शासक था, है ना। छोटे छोटे वंश आएंगे उनको भी हमें पढ़ना है। तो सैल वंश के शासक ने ही पृथुवंश जो गुर्जर प्रतिहार स्थान है उसको जीता था, ठीक है। अब प्राचीन काल में दाहाल का क्षेत्र कहाँ पर है, दाहाल या डाहल, डाहल या फिर दाहाल, एक ही चित्र है, ये कहाँ है, जबलपुर में, ठीक है। डाहल प्रदेश, दाहल। गोंडवंश पढ़ते हैं तब उसमें बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है। फिर इसमें क्या पूछा है,
किस विभूति को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मान किया गया है? देखो, रमेश परमार, शांति परमार है ना, ये दो वाइफ हस्बैंड है, इनको गुड़िया शिल्पकला के लिए मिला है। ये कहाँ से थे? झाबुआ अलीराजपुर से, ठीक है। फिर मुनीश चंद्र ढावर, ये कहाँ से थे? जबलपुर में। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। तो आपको याद रख के चलना है कि ये 2023 के पद्मश्री इनको मिले थे, और 20 रुपये मात्र ये जो है पैसे लेते थे अपने कस्टमर से, और इनकी दवा करते थे, ठीक है। ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे जिनको पद्मश्री मिला था, और ये थे कहाँ से? ये जबलपुर से थे। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इनके बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, 2025 में। ओके, अब 21 देखेंगे। माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो शिवपुरी में। ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछली बार भी हमने पढ़ा था। ओके, इस बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? भावरा डेहरिया और मेघा परमार हैं तो ये सभी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले मतलब कि पर्वतारोही सभी हैं, लेकिन भावना जो डहरिया हैं कहाँ की हैं? शायद छिंदवाड़ा की। और फिर मेघा परमार, ये सभी जा चुके हैं, है ना। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। ये एक प्रकार से भारत के मामले में पूछ लिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हमसे नहीं भी बन सकते और बन भी सकते हैं, ठीक है। 1857 की जो रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से संबंधित है? रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई नहीं पढ़ा है? देखो, राजगढ़ भी आया है, रामगढ़ भी आया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर है रामगढ़, ठीक है। ये इनकी मृत्यु शायद 20 मार्च 1857 में हुई थी, और फिर 1989 में इनके नाम पर एक सिक्का भी चलाया गया था। ओके, तो फिर देखेंगे हम। केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता जो गणिका है रायप्रवीर, क्या थी? रायप्रवीर नाम था, को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कवि प्रिया। मतलब कि कवि प्रिय, कवि के प्रिय है जो, शायद ऐसे कुछ र्यूमर्स थे कि इनको भी ये पसंद आ गई थी, जैसा भी है। तो ये क्या थी? कवि प्रिय, ठीक है। कवि की भी प्रिय थी, मतलब ऐसा समझ लो। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि जो हैं बृहदलयी के नाम से विख्यात हैं। इनमें से कौन से शामिल नहीं है? देखो, ईसरी है, ईसरी के फाक हम सुनते हैं, इसमें गंगाधर भी है और ख्यालराम है। इनका याद रखना, ईसरी, गंगाधर, फिर ख्यालराम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बृहदलयी बोलते हैं, और ये गुणसागर नहीं है। ओके, अब हम देख लेंगे 27। निम्नलिखित में से हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड, सीपीयू और मॉनिटर। अब ये क्या कहलाता है? कीबोर्ड तो हमें पता है ना, ये कीबोर्ड होता है, इसको हम छू सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। सीपीयू वो भी साइड में रखा होता है, हम उसको भी छू सकते हैं, तो ये क्या है? सीपीयू। मॉनिटर क्या होता है? ये किसी कंप्यूटर का जो फ्रंट पेज होता है उसको मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी छुआ जा सकता है। हार्डवेयर, इसमें डिवाइस ड्राइवर जो है ये सॉफ्टवेयर है, इसको हम छू नहीं सकते, केवल हम इसको फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस ड्राइवर है, बाकी ये तीनों जो है हार्डवेयर है। अब लिखा है 1 बाइट जो है इसके बराबर होता है 2 निबल के बराबर होता है। ओके, 2 निबल मैंने शायद 4 पढ़े थे, ठीक है, देखा जाएगा। इसमें क्या आंसर है? 1 बाइट का जो आंसर है वो क्या है? 2 निबल। ओके, इसमें 2 निबल ही आंसर होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। ओके, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई है, इसमें से कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल होते हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी? 2 पॉइंट पकड़ो, हमने पढ़ लिया ये वाला लेक्चर, तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन किसी भी हालत में। ये देखो, स्वयं सीखने, खुद को सीखता है, खुद ऑब्जर्व करता है, और भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा का यूज़ करता है। ट्यूरिंग मशीन, ये तो एआई का परीक्षण करता है, ये कहीं से नहीं होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, इसमें एक्सेस करते हैं हम किसी भी फाइल को, ठीक है, ये कहीं से नहीं होगा। फिर आएगा मशीन लर्निंग। बिग डेटा मतलब कि डाटा ज़्यादा है, और क्या? मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो स्वयं सीखती है और भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। आई होप कि आपसे ये बन जाता। हैकिंग, फिशिंग और ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके प्रकार है? ऑनलाइन बैंकिंग की नहीं, ऑनलाइन व्यापार नहीं, साइबर क्राइम के जो टाइप है उसके हैं। देखो,
पहली बात हैकिंग, किसी भी चीज़ को हैक कर लेना, मतलब कि आप जो चला रहे हैं वो मैं अब उसको कंट्रोल करूँगा, है ना, मैं देखूँगा, आप उसमें आपके कोई नियंत्रण में नहीं है, वो मेरे नियंत्रण में आ गई, ये हैकिंग। फिशिंग ईमेल भेजना, मतलब कि फिशिंग मतलब जैसे हम मछली पकड़ते हैं, जानने की कोशिश करना, है ना, किसी भी इंसान की निजी चीज़ें या फिर व्यक्तिगत जो जानकारी है उसको जानने का प्रयास करना, वो फिशिंग कहलाती है। रैनसमवेयर मतलब कि वो क्या करता है, किसी फाइल को क्या करता है, लॉक कर देता है ना, ये लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया, और अब उसको खोलने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अब उसको खोलने के लिए आपसे कुछ वो फिरौती मांगता है या पैसे मांगता है, वो कहलाता है रैनसमवेयर। ठीक है, ये है इसका। फिर 35 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। साथ में मध्य प्रदेश का जो पश्चिमोत्तर भाग है, मतलब वही उत्तर पश्चिम भाग है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लुक दिस इज मैप। ओह, तब बेकार भी नहीं बनना चाहिए। ओके, ठीक है, बन गया, हटाओ। ये जो है हमारा मध्य उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं इसको, ये जो है, ठीक है, ये करके देखा कि और उत्तर में भी है, पहली बात है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि सतपुड़ा जो है सिमिलर पड़ जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती, या फिर हम हो सकता है कि दक्षिण पश्चिम से जो आने वाले मानसून में यहाँ तक आने के साथ साथ उनके पास जो है वर्षा की कमी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है, वर्षा कम हो पाती है, तो यहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे अब जलवायु कैसी होगी, कटीले वन पाए, यहीं पे राजस्थान है, तो जलवायु कैसी होगी, अर्ध शुष्क होगी, मतलब सूखा, अर्ध शुष्क। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो यहाँ पे हम भिंड के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे केवल 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। फिर विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ये जो है गंगा और नर्मदा अपतंत्रों का विभाजक है, VNST। ये क्या है, विंध्याचल, ये क्या है, नर्मदा, ये है सतपुड़ा, ये है ताप्ती। तो ये बोला है गंगा, इधर गंगा और नर्मदा, ये जो नर्मदा है बीच में क्या है, विंध्याचल। जल विभाजक है, हाँ सही है। यह क्रम ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, यह क्रमबद्ध नहीं है, हाँ। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, ये तो सही नहीं है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, ओके, ये सही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत जो है ये है, ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी हुई है, बिल्कुल नहीं बनी हुई है। आधी आधी कटी हुई है, विंध्यन, भांडेर, कैमूर, इस तरीके से क्रमबद्ध नहीं है। फिर ये श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, जो कि सही नहीं है। ओके, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिरदी, धौली और जट्टा, इनको हमें क्या करना है, इस तरीके से बना लेना है ना, और लिखना है कि ये जो कोयला है या फिर तांबा है, इसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थान है। ये आ चुका है MPPSC नहीं, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2025, मैंने खुद इसको अटेंड किया है, इसमें शीतल पानी बस आया था, ये गिरदी धौली शायद नहीं आए थे, लेकिन आगे आपके लिए भी आ सकते हैं, तो इसको बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है। ये क्वेश्चन मेरे लिए आ चुका है, इसका आंसर क्या है, तांबा, मतलब कि हम तांबे की जो बोतल है उसमें क्या करते हैं, शीतल पानी पीते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ट्रिक बना लो, लेकिन बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शीतल पानी, गिरदी, धौली, जट्टा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, है ना, आपको इसको नोट डाउन करना है। फिर अब देखो, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग के औसत तापमान अन्य क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक होता है, तो ये दक्षिणी भाग का, ठीक है, ओके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP का पहला उद्देश्य क्या है, कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहन करना। मतलब इससे क्या होता है कि हम जैसे मान लो हमने नरसिंहपुर का एग्जाम्पल ले, तुअर दाल को बढ़ावा दिए, तो हम क्या करेंगे, अब जिस प्रकार से उसकी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं, तो लोग प्रोत्साहित होंगे और उसके लिए और भी काम करेंगे। तो
कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, मतलब अब देखो तुअर दाल को बहुत ज़्यादा प्रमोट मिला है, तो और भी ज़्यादा इसको उगाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसका प्रसंस्करण मतलब कि इससे और भी प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों का जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रोज़गार भी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इसमें दोनों उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति आय लिखा है, ये 2023 का क्वेश्चन है। अभी हमें 2025 का जो बजट है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, उसमें पढ़ो, उससे पढ़ो कि क्या है, ठीक है। अग्रिम अनुमान पढ़ा है, ठीक है। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है। स्टार्टअप नीति कब की है उनकी, ये 2022 की। देखो अभी हमारे मध्य प्रदेश ने 2025 में भी बहुत सारी नीतियों को लॉन्च किया है, साथ में 2020 और 21 और 22 इसकी भी बहुत सारी नीतियां हैं, जाके उनको पढ़ो। देखो ये आंसर क्यों नहीं, नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात कर रही है, औद्योगिक प्रोत्साहन की, एमएसएमई से रिलेटेड नहीं है, स्टार्टअप्स के बारे में बोला है, नवाचार संचालित न्यू स्टार्टअप्स, ठीक है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में युग्मों में से किस युग में अर्धकोलकर कोयले का भंडार पाया जाता है, तो ये है सुहागपुर, पेंच, कानन, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमने कभी पढ़े भी ना हो, बट अब जो रिपीट हुए हैं और हो सकते हैं आगे भी, तो हमें उनको ध्यान में रखा है ना। अर्धकोलकर इसमें क्या है, सुहागपुर क्षेत्र है। फिर 39 हम देख लेंगे, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं इसमें नहीं पाई जाती, तो हम देखते हैं हवाएं जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। अब जब यहाँ पे चलती तो बारिश होती। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं, ठीक है। मार्च के माह में तापमान वृद्धि होने लगती है, दैट इज़ करेक्ट। और अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम हो जाती है, ये आंसर सही है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। बीला बांध जो है, बीला बीना या जो भी है बांध जो है कहाँ पे है, बीला हो चाहे बीना हो, ये कहाँ है, सागर में। संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, याद है हमने पढ़ा था ग्लोबल स्किल पार्क, और मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इसका जो नया नाम है वो क्या रख दिया है ना। बट आप में से किसी ने नहीं बताया। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ है, सबसे पहले भोपाल में, है ना। और ये सिंगापुर की तर्ज पे बनाया गया है। इसका नया नाम है संत रविदास, है ना। इनका नाम परिवर्तित करके क्या किनके नाम पर रख दिया गया है, संत रविदास। ये वही है जो हमने भोपाल के लिए पढ़ा था, ठीक है। सिंगापुर की सहायता से बना है ये। और देखो हाँ, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। पहला क्वेश्चन हमने अभी देखा था, तो ये रहा उसका आंसर, है ना। इसमें एज ग्रुप देख लेना पहले, ये डेट तो हमने देख ली। अब एज कितने से, 18 से 49 पूछी है, 18 से 45 पूछी है। आपको इसमें बहुत अच्छे से याद रखना, ये SCO के लिए है। साथ में इसमें कितनी राशि मिलेगी, शायद 10 के से 1 लाख तक मिलेगी, है ना। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ओके। ये देखो 43 देख लेते हैं हम। वर्ष 2001 से 11 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या की संरचना में प्रतिशत में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी स्तर बढ़ गया है, दैट इज़ करेक्ट। क्योंकि देखो हम भी रोज़गार के हिसाब से शहरों में आने की चेष्टा करते हैं। जो नए बच्चे रहते हैं वो क्या सोचते हैं, हम पैसे कमा लेंगे तो शहर में बच जाएंगे, एक घर बन जाएगा, तो फ्यूचर जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जितना हमने झेला है। तो यही है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब 44 देख लेते हैं। 2011 में मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, तो 855 पहले यही रखना है, फिर इंदौर रखना है, फिर जबलपुर, ग्वालियर, ये सब रखना है, ठीक है। अभी तो ये भोपाल ही आंसर आएगा, इसके बारे में हम बहुत सारे जो सेंसस हैं पढ़ चुके हैं, ओके। ओलंपिक संघ का कार्यालय जबलपुर में है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 में स्वच्छता रैंकिंग जो इंदौर है, इसके साथ साथ कौन रहा है, सूरत। अभी का करंट अफेयर देखना, शायद अहमदाबाद आया है और भोपाल आया है। मैंने इसका जो पिक है वो भेजा हुआ था
टेलीग्राम पे, आप वहाँ चेक कर लेना। ओके, अब देखो, मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है? इसमें कोई ST SC वर्ग नहीं है, इसमें सारी महिलाएं एकजुट हैं ना, ठीक है। इसमें सभी को सेम मिला है ना। 1250 हो गई है, अब तो 3000 तक होगी। ओके, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, उच्चतम कोटि का बॉक्साइट जो है मैकल पठार, मैकल का कहाँ मिलेगा? ये यहीं पे मिलेगा, ये बालाघाट और छिंदवाड़ा साइड। बैहर पठार कहाँ है? बालाघाट में, इसके लिए प्रसिद्ध है, सही है। देश में प्रथम स्थान था। अब ये तीनों तो सही है, अब हमें डाटा वाइज पूछा है तो ये नहीं है आंसर इसका, ठीक है। अब 49 लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों में जो 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन है? पवन ऊर्जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और नहीं भी बन सकता था, तुक्का मारी यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना इसके बाहर है? तो ये संजय सरोवर सुक्ता का है, खंडवा में, मान परियोजना धार में है, वाराणसी सीहोर में, ये तीनों इसके अंतर्गत आती है, संजय नहीं आती, है ना। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। और आपको ये यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे MCQ में। थैंक यू, तब तक के लिए।